दोस्तों, आपका स्वागत है WNN न्यूज नेटवर्क पर। आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, आज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऐसा ड्रामा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सवाल उठ रहा है कि आखिर जयशंकर जी की डिप्लोमेटिक टैली इस वक्त कहां तक पहुंच चुकी है। इसी बीच सऊदी अरब ने कश्मीर मुद्दे पर भारत को चौंकाने वाला धोखा दे दिया है, जिसने नई बहस छेड़ दी है। साथ ही भारतीय करेंसी यानी रुपया डॉलर के मुकाबले किस हाल में है और नेपाल के जैन जी प्रोटेस्ट की तस्वीरें अब भारत में भी कैसे रिपीट होती दिख रही हैं। यह सब कुछ आपको इस वीडियो में मेन स्ट्रीम मीडिया से पहले और एक्सक्लूसिव तरीके से मिलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले रुक करते हैं अमेरिका और भारत के रिश्तों की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। वहां वे यूएस ट्रेड डिपार्टमेंट के साथ अहम व्यापारिक समझौते को लेकर बातचीत कर रहे हैं। ताजा अपडेट्स के मुताबिक गोयल साहब ने कुछ क्लोज डोर मीटिंग्स अटेंड की हैं, जिनसे सकारात्मक संकेत निकल कर आए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भी संकेत दिए हैं कि वह भारत के साथ ट्रेड टाइज को अगले स्तर तक ले जाने के लिए तैयार है। अब बड़ी खबर, इंडिया टुडे और बिजनेस टुडे की रिपोर्ट्स कहती है कि वाशिंगटन इन चर्चाओं से इतना उत्साहित है कि अब व्हाइट हाउस ने यह तक संकेत दे दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत की क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए इस साल के अंत से पहले भारत आ सकते हैं। इसीलिए अभी तक ना तो व्हाइट हाउस और ना ही भारत सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक बयान दिया है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह दोनों देशों के रिश्तों में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। इसी बीच न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी लगातार एक्टिव हैं। पिछले हफ्ते ही वे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हिस्सा लेने पहुंचे थे। वहां उन्होंने पहले 2 दिनों में ही 12 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर डाली। इनमें अमेरिका, नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जमैका, सेंट लूसिया, सोमालिया, सूरीनाम, लेसोथो, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा जयशंकर ने 2 अहम मल्टीलैटरल मीटिंग्स में भी शिरकत की है, एक यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों के साथ और दूसरी ग्लोबल साउथ के 25 देशों के प्रतिनिधियों के साथ। आने वाले दिनों में उनका शेड्यूल और भी व्यस्त है, जिसमें से वे 25 से 30 देशों के विदेश मंत्रियों से वन ऑन वन बातचीत करने वाले हैं। अब बात करते हैं भारतीय रुपए की हालत पर। ताजा आंकड़ों के मुताबिक रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। पिछली ट्रेडिंग में $1 की कीमत 88.93 88.93 रुपए तक दर्ज की गई, जबकि फिलहाल यह लगभग 88.77 पर कारोबार कर रहा है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो अगले 4-5 दिनों में रुपया 89 के स्तर को भी छू सकता है। यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा अलार्म है। आगे बढ़ते हैं लद्दाख यूनियन टेरिटरी की ओर। जो दृश्य आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं वे नेपाल के जैन जी प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि वह लद्दाख में आज हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों के हैं। लंबे समय से यहाँ 6 शेड्यूल की मांग को लेकर आंदोलन जारी था, लेकिन आज यह प्रदर्शन हिंसक हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और सीआरपीएफ जवानों पर हमला कर दिया। साथ ही कई सरकारी इमारतों और ढांचे को भी नुकसान पहुंचाया गया। यह नजारा हूबहू वैसा ही था जैसा नेपाल में हाल ही में हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज लद्दाख में जो प्रदर्शन हुए वे अब तक के सबसे हिंसक प्रदर्शन माने जा रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़े कि प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी ऑफिस तक को आग के हवाले कर दिया। वहीं लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की बिल्डिंग को भी तोड़फोड़ कर जला दिया गया है। इसके अलावा पुलिस और सीआरपीएफ के कई वाहनों को भी फूंक दिया गया। पथराव में करीब 10 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। साथ ही एक सीआरपीएफ जवान भी जख्मी हुआ है। साफ नजर आता है कि लद्दाख के प्रदर्शन ने नेपाल के हालिया जैन जी प्रोटेस्ट जैसी ही तस्वीर पेश कर दी है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है 6 शेड्यूल की डिमांड। लद्दाख के लोगों की यह मांग इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद उनके पास अपनी जमीन, संसाधनों और ट्राइबल पहचान की सुरक्षा करने का अधिकार नहीं बचा है। दिल्ली
दिल्ली का सीधा दखल बढ़ गया है, जबकि 6 शेड्यूल लागू होने से उन्हें वैसे ही स्पेशल राइट्स मिल जाएंगे जैसे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज को हासिल है। लेकिन केंद्र सरकार इस मांग पर तुरंत हामी भरने के मूड में नहीं दिखती है। वजह साफ है, लद्दाख भारत का एक स्ट्रेटेजिक बॉर्डर जोन है जहां चीन और पाकिस्तान से लगातार तनाव बना रहता है। सरकार चाहती है कि यहां डायरेक्ट कंट्रोल बना रहे ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और सेनाओं से जुड़े मामलों में कोई देरी या रुकावट न हो। नेशनल सिक्योरिटी वाकई सबसे ऊपर होनी चाहिए, हम सब यह मानते हैं, लेकिन यह भी सच है कि लद्दाख के लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रखने का अधिकार है। समस्या तब होती है आंदोलन हिंसक हो जाता है और आम नागरिकों के साथ साथ सुरक्षा बलों को भी निशाना बनाया जाता है। यह किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द बीच का रास्ता निकालकर समाधान ढूंढे, क्योंकि पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हाल ही में नेपाल में हम यह देख चुके हैं कि छोटे मोटे विरोध कैसे बड़े संकट का रूप ले लेते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। लद्दाख में बढ़ती हिंसा के बाद पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपनी चल रही भूख हड़ताल को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या लद्दाख को वाकई 6 शेड्यूल मिलना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी अपडेट की तरफ। न्यूयॉर्क से खबर आई है कि हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनल बनाने के लिए किया है। साइडलाइंस पर पाकिस्तान ने OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन जम्मू एंड कश्मीर की मीटिंग बुला ली है। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसमें 57 मुस्लिम देश सदस्य हैं। इसके भीतर पाकिस्तान ने खास तौर पर एक सब ग्रुप बनाया है जो सिर्फ कश्मीर पर फोकस करता है। इस ग्रुप के 5 सदस्य हैं, पाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की, सऊदी अरब और नाइजीरिया। यानी साफ है कि सऊदी अरब भी अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को कश्मीर पॉलिसी पर समर्थन कर रहा है। खबर यह है कि इस मीटिंग में इन 5 देशों के विदेश मंत्रियों ने शिरकत की और प्रेस रिलीज में कहा कि यह ग्रुप कश्मीर के लोगों के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट करता है। साथ ही भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर का स्वागत किया और साउथ एशिया में मिलिट्री एस्केलेशन पर चिंता जताई। असल में यह बयानबाजी अप्रत्यक्ष रूप से भारत के खिलाफ ही थी। ध्यान देने वाली बात यह भी है, यह मीटिंग हर साल नहीं होती। पिछली बार यह 2022 में हुई थी, अब दोबारा पाकिस्तान की पहल पर बुलाई गई है। अजरबैजान और तुर्की का तो विरोध जग जाहिर है, लेकिन इस बार सऊदी अरब और नाइजर की मौजूदगी ने भी इस चर्चा को जन्म दे दिया है। अब अगली अपडेट भारत और जर्मनी से जुड़ी है। जैसा कि आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दौरान H-1B वीजा पर कई तरह की पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन हाल ही में इनमें से ज्यादातर रोकें हटा दी गई है, जिससे भारतीय प्रोफेशनल्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं अमेरिका और जर्मनी को लेकर आई बड़ी अपडेट की। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दौरान अब बात करते हैं और अमेरिका और जर्मनी को लेकर आई बड़ी अपडेट की। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दौरान H-1B वीजा पर बड़े और कड़े नियम लगाए गए थे। चूंकि करीब 72% H-1B वीजा होल्डर्स भारतीय थे, इसलिए यह फैसला सीधा भारतीय प्रोफेशनल्स के खिलाफ माना गया। लेकिन अब जर्मनी ने भारत के वर्कर्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। भारत में जर्मनी के एम्बेसडर फिलिप एकरमैन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हाईली स्किल्ड इंडियंस के लिए जर्मनी हमेशा वेलकम डेस्टिनेशन रहेगा। उन्होंने कहा, जर्मनी अपनी स्टेबल और भरोसेमंद माइग्रेशन पॉलिसीज के लिए जाना जाता है। हमारी नीतियां अचानक से नहीं बदलती, यह एक जर्मन कार की तरह होती हैं, रिलायबल और प्रेडिक्टेबल। एम्बेसडर ने आगे कहा कि IT, साइंस, टेक और मैनेजमेंट सेक्टर में इंडियंस के लिए जर्मनी में जबरदस्त जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। इतना ही नहीं, जर्मनी में काम कर रहे इंडियन प्रोफेशनल्स की औसत कमाई यहाँ के लोकल जर्मन से भी ज्यादा है और यह उनके लिए गर्व की बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि भारतीय सिर्फ मेहनत ही नहीं कर रहे बल्कि जर्मन समाज और वेलफेयर सिस्टम में बड़ा योगदान भी दे रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हम बेस्ट टैलेंट को बेस्ट जॉब देने में विश्वास रखते हैं, इसलिए मैं भारत के
स्किल्ड वर्कर से अपील करता हूं कि जर्मनी आए और यहां काम करें। असल में जर्मनी यह अच्छी तरह जानता है कि जिस तरह इंडियंस ने अमेरिका की इकोनॉमी में बड़ा योगदान दिया है, अगर वही योगदान जर्मनी को मिलता है तो उसकी अर्थव्यवस्था जो इस वक्त बड़ा स्लो डाउन झेल रही है उससे बाहर निकल सकती है। यही वजह है कि जर्मनी अब सीधे तौर पर भारत के टैलेंट को बुला रहा है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर जो आई है तुर्की से। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को इस बार खुद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने संबोधित किया है। हमेशा की तरह उन्होंने अपने भाषण में कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत को टारगेट किया है। एर्दोगान ने कहा है, हम मानते हैं कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखना बेहद अहम है। अप्रैल में भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ा था और लगभग कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बन गई थी, उसके बाद जो सीज फायर हुआ उसका हम स्वागत करते हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए दोनों देशों को साथ मिलकर काम करना चाहिए और कश्मीर विवाद का हल केवल बातचीत से ही संभव है। यह बातचीत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों पर आधारित होनी चाहिए और इसमें कश्मीरी लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को भी शामिल करना जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले साल एर्दोगान ने अपनी यूएन स्पीच में कश्मीर का जिक्र नहीं किया था, लेकिन उससे पहले वे लगातार 4 बार इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठा चुके हैं। 1 साल के गैप के बाद फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाना कई सवाल खड़े करता है। माना जा रहा है कि यह पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि हाल ही में तुर्की और सऊदी के बीच म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ और मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान की डिमांड फिर से बढ़ गई है। शायद इसी दबाव के चलते एर्दोगान ने फिर से कश्मीर का नाम लिया। दोस्तों, हर 24 घंटे में भू राजनीति में बड़े बदलाव हो रहे हैं। इन सब के बीच भारत किसी भी देश से पीछे न रहे, इसके लिए मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भारत की विदेश नीति, रक्षा समाचार, अर्थव्यवस्था और वैश्विक मामलों का सही विश्लेषण हमारे चैनल WNN का मिशन है। यह मिशन आपके समर्थन के बिना अधूरा है। WNN हिंदी पर हम सभी तथ्यों और डेटा का सरल भाषा में विश्लेषण करते हैं बिना किसी एजेंडे के। यदि आप चाहते हैं कि WNN का सही और प्रामाणिक विश्लेषण आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल WNN को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और एक सब्सक्राइब यह सुनिश्चित करेगा कि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।